नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। इजराइल ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है। जी हाँ, 6 मुस्लिम देशों पर इजराइल ने अटैक किया है और वेस्ट एशिया की जो जंग है वो और फैलती हुई नजर आ रही है। और पहली बार जो अरब देश हैं, इनफैक्ट 50 मुस्लिम देशों ने नेटो सेना, अरब की नेटो सेना बनाने की बात करी है खुद को डिफेंड करने के लिए। मुर्तज़ा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 6 देशों पर अटैक किया गया, मतलब एक के बाद एक 6 देशों को निशाना बनाया गया। जितना ज्यादा कंटेन करने की कोशिश करी जा रही है, इस जंग को रोकने की कोशिश करी जा रही है, नेतन्याहू इतना ही ज्यादा इस जंग को और फैलाते जा रहे हैं। देखिए, शुरू में लगा था कि जब कतर पे हमला हुआ था तो ये नेतन्याहू ने बहुत ही बहादुरी वाला कदम उठाया है, लेकिन अब इससे जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो ये कि जो अरब देश हैं वो एकजुट होने को मजबूर हो रहे हैं। और ऐसा हमने देखा था 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, लेकिन अभी तक इस तरह की केमिस्ट्री जो थी अरब देशों के बीच, खासकर सऊदी अरब जब एक प्लेटफॉर्म पे है, कतर एक प्लेटफॉर्म पे है, तुर्की और खासकर ईरान, अब ये देश जो है अगर एक साथ आ रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह जो है वो नेतन्याहू का कतर पे हमला बन चुका है। अब इस हमले के बाद ये देश क्या कदम उठाएंगे ये ओआईसी की बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है नेतन्याहू के दुश्मन जो हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। देखिए, कतर पर हुए इजरायली हमले ने गैल्वेनाइज कर दिया, एक तरह से शॉक वेव्स फैला दिए हैं और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासतौर से जो अरब वर्ल्ड है, उसको ऐसा लगने लगा है कि हम में से कोई भी सेफ नहीं है। इजराइल कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। कतर पर हमला किया गया, गजा पर हमला लगातार जारी है, सीरिया और लेबनान पे आए दिन हमले होते रहते हैं, यमन पर बमबारी कई बार की जा चुकी है और उसके अलावा ट्यूनीशिया जो है बहुत छोटा सा मुल्क है और काफी दूर भी है, ट्यूनीशिया पर भी ड्रोन अटैक इजराइल ने किया। तो 6 मुल्कों को निशाना बनाया गया और उसके बाद से पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई है। मीटिंग कतर की राजधानी दोहा में, जहां पर अटैक किया गया था, वहीं पर मीटिंग शुरू हुई है और जितने भी बड़े इस्लामिक मुल्क हैं, इनफैक्ट जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं दुनिया में, उनके लीडर्स ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के मंत्री पहुंच चुके हैं, उसके अलावा टर्की से भी डेलीगेशन वहां पर पहुंच गया है। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो लोग सब दोहा में पहुंचने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब एकजुट होकर वाकई एक सॉलिड फ्रंट पेश कर पाएंगे इजराइल के खिलाफ? देखिए, पूरा मामला लीडरशिप का है कि ये जो 50 के आसपास जो देश हैं, ये वाकई क्या इनमें से कोई एक ऐसा है जो नेतृत्व कर सकता है इजराइल के खिलाफ। अब देखिए, पिछले 30-40 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है, खासकर 1973 के जो युद्ध था, उसके बाद तो जो अरब देश हैं उनमें एक तरह से शून्य आ गया था इजराइल के खिलाफ किसी कार्रवाई को लेकर, सिवाय हम देखें तो लेबनान और ईरान में जो ये दोनों देश हैं ये कुछ हद तक आक्रामक रहे थे और लेबनान में हिजबुल्ला जो मिलिशिया है वो रहा है। लेकिन उसके बाद चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, ये सब एक तरह से बहुत बड़े शून्य में चले गए। और इसकी एक वजह है कि अमेरिका से इनकी करीबी और अमेरिका के जो यहाँ पे बेस हैं, अमेरिका के साथ सामरिक रिश्ते जिस तरह के इनके डेवलप हुए हैं, खासकर जो तेल का जो पूरा व्यापार है इस इलाके में, इसकी वजह से ये जो देश हैं ये बहुत सालों तक, दशकों तक चुप रहे। लेकिन अब कतर के हमले ने एक तरह से वो कहते हैं ब्रिंग पॉइंट जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। उनको लग रहा है कि आज कतर है, कल को कोई और देश हो सकता है, कल को सऊदी अरब हो सकता है, यूएई हो सकता है। जी हाँ, इनफैक्ट ये जो लिस्ट है ना कि हम अब हमला किस पर होगा, ये भी काफी लंबी है और लोग कयास लगा रहे हैं कि अब अगला देश, अगला निशाना कौन सा हो सकता है। टर्की की बात चल रही है क्योंकि टर्की के अंदर भी हमास के लोग मौजूद रहे हैं बहुत सालों से। उसके अलावा ईरान के साथ तो जंग का सिचुएशन लगातार बनी हुई है। सऊदी अरब को भी ये खतरा फील होने लगा है कि हो सकता है हमारे ऊपर भी हमला कर दिया जाए और इसी वजह से ये पूरी सिचुएशन पलटी है। देखिए, खुद ट्रंप भी कतर पर हुए हमले के बाद बहुत ज़्यादा नाराज़ थे नेतन्याहू से और मार्को रूबियो जो उनके ख़ास आदमी माने जाते हैं, उनको इजराइल भेजा गया है बातचीत करने के लिए। पर्दे के सामने जो बातचीत हो रही है वो तो डिफरेंट है। मार्को रूबियो वेस्टर्न वॉल गए, वहाँ पर उन्होंने जाके नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता जो है वो पत्थर की तरह मजबूत है।
लेकिन लोगों का यह कहना है कि बंद दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मार्को रूबियो बार बार जो इजरायली अफसर हैं उनसे यह पूछ रहे हैं कि यह फैसला लिया क्यों गया, कतर पर हमला क्या सोच कर किया गया। तो कतर पर हमला जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया है इस युद्ध में। एक तरह से समझिए, एक तरफ अरब यूनिटी और दूसरी तरफ ट्रंप का गुस्सा। देखिए, अरब यूनिटी की आपने बात की, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो कदम उठाया जाएगा वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उठाया जाएगा, और जैसा कोई भी देश करता है। और ख़ासकर जो उम्मा की बात की जाती है अरब देशों में या मुस्लिम वर्ल्ड में, वो एक तरह से यहाँ पर खोखली साबित होगी। क्योंकि देखिए है क्या इसके अंदर कि अब्राहम एकॉर्ड जो हैं वो किसने साइन किए पिछले कुछ सालों में? यूएई ने साइन किए, और बहरीन ने साइन किए, मोरक्को ने साइन किए। अब ये वो देश हैं जो इनके अभी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, इनके वहां पे एम्बेसडर हैं। अब कतर की तरफ से आवाज उठ सकती है कि आप अपने राजनयिक संबंध खत्म कीजिए, और ईरान की एक बहुत लंबी मांग है कि आप इजराइल से हर तरह के संबंध जो हैं, चाहे व्यापारिक संबंध हो चाहे डिप्लोमेटिक संबंध हो, वो जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना मुश्किल है। और यहां हम जानते हैं कि तुर्की जो है खासकर वो इजराइल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, और उसको तेल सप्लाई, गैस सप्लाई कहां से होती है? अजरबैजान से। तो आप समझ लीजिए कि सबके जो पर्सनल मफाद है, पर्सनल इंटरेस्ट सेल्फ, जुड़े हुए जी हैं। हाँ, बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं। और जब तक यहां से इजराइल के साथ ये चीज नहीं टूटती है तब तक ये इजराइल के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे आना इनका मुश्किल है। लेकिन जो दोहा में मीटिंग चल रही है उसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि अरब की नेटो सेना बनाने की बात की जा रही है कि एक फौज बनाई जाए जो पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को डिफेंड कर सके। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये चीज़ें हो पाना, क्योंकि जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि बार बार लीडरशिप की बात आती है, इसमें हर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जो रूलिंग फैमिलीज़ हैं वेस्ट एशिया के अंदर वो नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि स्टेटस को बना रहे, जो कुछ है जैसा है वैसा ही चलता रहे, बदलाव ना हो, क्योंकि बदलाव होना उनके लिए नुकसानदेह है। वो अपनी पब्लिक को किसी भी तरह का कोई सेंटिमेंटल स्केप नहीं देना चाहते, जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलता रहे। ऐसे में ये जो नेटो सेना की बात हो रही है दो जगह से उठ रही है मेनली, एक ईरान से, और ईरान के लिए इसमें खोने को कुछ भी नहीं है। ईरान तो वैसे भी एक डायरेक्ट एडवर्सरी दिख ही रहा है इजराइल का, और इजराइल से जंग भी कर चुका है। और दूसरा पाकिस्तान से, वो बड़ा सरप्राइजिंग है। पाकिस्तान बहुत दूर है, लेकिन पाकिस्तान लीवरेज लेना चाह रहा है अरब वर्ल्ड से, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसको कुछ लीडरशिप रोल मिले ताकि वो पैसे का फायदा उठा सके। उसको जरूरत पैसे की है, अपने हथियारों का रौब दिखा के, अपनी जो न्यूक्लियर पावर है वो दिखा के, और वो पैसा हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई ये फ्रूटेशन हो सकता है? आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान के जनरल थे राहिल शरीफ। राहिल शरीफ जब रिटायर हुए पाकिस्तान की सेना से, तब उनको एक पद दिया गया, और वो पद क्या था? वो एक 25 देशों की सेना थी, एक कॉमन फ्रंट था यमन के खिलाफ जब, और इस सेना का जो नेतृत्व जो है वो राहिल शरीफ को दिया। लेकिन सच ये है कि राहिल शरीफ जो हैं शायद उनका दफ्तर ही मेरे ख्याल से नहीं खुला होगा कहीं, और वो सिर्फ एक तरह से नाम के इस फौज के सरदार थे, उसके अलावा आगे उन्होंने कुछ किया नहीं। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो अरब देशों में हमेशा से एक सैनिक पहुंचाने वाला एक देश है। या हम ये सुनते आए थे कि यूएई और बाकी जो अरब देश हैं उनके फाइटर जेट्स कोई उड़ाता है तो पाकिस्तान के पायलट उड़ाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान का जो इस्तेमाल जो है वो इस तरह से तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को हम किसी लीडरशिप के तौर पे देखेंगे, खासकर वो देश जब इसमें तुर्की है, ईरान है और सऊदी अरब है। तो यहाँ पाकिस्तान जो है वो एक चेहरा बनने के लिए चाहे उसकी ख्वाहिश हो, लेकिन वो पूरी नहीं होने वाली है। और ख्वाहिश इसलिए भी पूरी नहीं होगी क्योंकि ये जो इस तरह की आर्मी की बात हो रही है ये नॉन स्टार्टर है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके अंदर जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत सारा पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, और ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरे को मजबूती मिले। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस पैक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होंगे वो खुद अर्दवान होंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मजबूत कोई अगर आपको दिखाई दे रहा है पॉलिटिकली अपने देश में तो वो अर्दवान है। और टर्की वैसे भी मजबूत है, हथियार भी हैं, नेटो के साथ उनका जुड़ाव रहा है बहुत लंबे समय से, तो हर तरह के, और अपनी एक इंडस्ट्री भी उन्होंने हथियारों की डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप की है। लेकिन जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि
पाइप्स ये सारी बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं जब से गाजा में लड़ाई शुरू हुई है। हर आदमी ये कह रहा है कि ये कर दो, लेकिन करता कोई नहीं है। इनफैक्ट अर्दवान के पास मौका था, वहाँ की पब्लिक चाहती थी कि सारे रिलेशंस तोड़ लिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो जो बिजनेस है इजराइल के साथ टर्की का वो चलता रहा। इसी तरह से अगर मैं सलमान की बात करूं, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के, वो भी बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्शन लेने की बात आएगी तो वो पीछे नजर आएंगे। देखिए, जब 7 अक्टूबर 2023 का हमला हुआ, हमास ने इजराइल पे हमला किया, वो दिन ऐसा था जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो हम देख रहे थे कि शायद आगे चल के दोनों के रिश्ते सुधरें और अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में साइन कर लिया जाए। वो एक ऐसा हमला था जिसने चीज़ें बिगाड़ दी और फिर हम अब तक देख चुके हैं कि करीब 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है इजरायली हमलों में गाजा के अंदर। और अब सऊदी अरब को ये स्टैंड लेना उसका मजबूरी उसकी बन चुकी है कि जब तक गाजा पे बमबारी खत्म नहीं होगी और फिलिस्तीन को एक अलग देश की मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक वो इजराइल के साथ किसी भी तरह से रिश्ते सुधारने वाला नहीं है। अब आपने बात की कि एर्दोआन की, अब एर्दोआन क्या कर सकते हैं? देखिए, एर्दोआन जो है वाकई बहुत ही ताकतवर नेता है अपने देश में और पूरे रीजन में। जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब सबसे पहली बार अगर टॉक्स हुई थी युद्ध खत्म करने को लेकर तो वो तुर्की के अंदर हुई थी। तो तुर्की एक मेजर प्लेयर है, लेकिन तुर्की क्या है, तुर्की के ख्वाब बहुत बड़े हैं। तुर्की एक ख्वाब है कि वो उस इलाके में एक तरह का जंक्शन बनना चाहता है जिसके जरिए एशिया, अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार हो। लेकिन अब क्या है कि ये जो उसका ख्वाब जो है उसके बीच जो है सीरिया जो है एक बड़ी रुकावट बना हुआ था। लेकिन जब से बशर अल असद की सरकार वहाँ से गई है और जुलानी की हुकूमत आई है, तब से कुछ हालात एर्दोआन के लिए सुधरे हैं। लेकिन अब भी जो गाजा की जंग जो है वो एक ऐसा मुद्दा बनी हुई है जिससे एर्दोआन को बैकफुट पे आना एक मजबूरी है। तो चलिए, गाजा के बाद अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की, जहां पर चीजें और इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, क्योंकि वहां पर जो एलाइज हैं वो आमने सामने टक्कर एक दूसरे से करते नजर आ रहे हैं। देखिए, रूस यूक्रेन जंग में हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ रूसी ड्रोन जो हैं वो पोलैंड के अंदर, पोलैंड की सीमा के अंदर घुसे। पोलैंड एक नेटो देश है, यूरोप के अंदर है, और इन ड्रोन्स को वैसे तो मार गिराया गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, उन्होंने ये कहा कि रूस ने ये ड्रोन जानबूझकर भेजे हैं और इसलिए भेजे हैं ताकि जो नेटो की कैपेबिलिटीज हैं उनका पता लगाया जा सके, नेटो की तैयारियों को समझकर उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। लेकिन डोनाल्ड टस्क की इस बात को जो दूसरे डोनाल्ड हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डोनाल्ड हैं इस दुनिया में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उसको नकार दिया सिरे से। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलती से ड्रोन्स आ गए होंगे और इस वजह से ये इंकर्जन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड टस्क इस बात को मानने को राजी नहीं है, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये जानबूझकर किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है और इसके पीछे रूस की सोची समझी साजिश है। तो ये जो पूरा हिसाब बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस डोनाल्ड टस्क, तो एक तरह से नेटो के अंदर जो फूट है, जो क्रैक है, वो साफ दिखने लगे हैं। देखिए, जो आपने बात बताई, पूरी घटना बताई कि रशियन ड्रोन कैसे पोलैंड में आए, तो एक बड़ी चीज़ ये है कि यूक्रेन के बाद अगला टारगेट जो है वो पोलैंड को समझा जा रहा है। अब ये इस वजह से कि जो बेलारूस का बॉर्डर जो है, बेलारूस और पोलैंड का बॉर्डर, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट बना हुआ है। उसकी वजह है कि ज़ापाद एक्साइज जो है वो बेलारूस के अंदर हो रही है और रूस और बेलारूस की जो फौज हैं, करीब 13 से 14 हज़ार सैनिक जो हैं इस वक्त पोलैंड बॉर्डर के बहुत करीब जो हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत ज़्यादा खतरा मानी जा रही है कि 2022 में जब ज़ापाद एक्सरसाइज हुई थी रूस और बेलारूस की, तब वो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास हो रही थी और उसी एक्सरसाइज के बहाने अपनी फौज को एक जगह जमा करके जब रशियन जो इंकर्जन हुआ है यूक्रेन के अंदर वो शुरू हुआ था, तो अब इनको लग रहा है कि क्या एक खतरे की घंटी जो है क्या वो पोलैंड के बॉर्डर पर बज रही है। तो पोलैंड के बॉर्डर पे जो एक्सरसाइज है, रूस और बेलारूस के जो फौजी हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है, लेकिन इस साल जो उसका अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
पहले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा करते रहे हैं कि अल्टीमेटली रूस का जो टारगेट है, जो रशियन टारगेट है, वो सिर्फ यूक्रेन नहीं है बल्कि पूरा यूरोप है। इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन जो पहले बाउंड्रीज हुआ करती थी, देखिए आज जो आप रशिया देख रहे हैं वो बहुत छोटा हो चुका है। पहले जो सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, उसका जो फैलाव था, ज्योग्राफिकल एरिया था, वो बहुत बड़ा था। और आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज़ाद हैं, लेकिन पहले वो यूएसएसआर का, जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर हुआ करता था, उसका हिस्सा हुआ करते थे। और माना यह जाता है कि पुतिन के दिमाग में वही सपने हैं। वो चाहते हैं कि हम दोबारा से यूएसएसआर की, रशिया की बाउंड्रीज को वहां तक पहुंचा दें जहां तक यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। और इसमें पहला कदम जो है वो उन्होंने ले लिया है यूक्रेन। लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन ही टारगेट नहीं है, यूरोप को भी टारगेट बनाना है। अब यही डर है। देखिए पुतिन के जो तेवर हैं यूक्रेन को लेकर, उसी का जो खौफ जो है वो हम पूरे यूरोप पे देख रहे हैं। अब पोलैंड में देखिए, पोलैंड को बचाने के लिए क्या किया है मैक्रो ने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो हैं, उनके आदेश पर पोलैंड में इस वक्त रफाल विमान तैनात किए गए हैं। और रफाल विमान जो है वो फ्रांस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। और ये वो फाइटर जेट है जो कोल्ड वॉर के एकदम जब बहुत ज़्यादा बुलंदी पर थी, तब ये फाइटर जेट डेवलप किया गया था। अब ये विमान जो है इस वक्त पोलैंड के वायु क्षेत्र में गश्त लगा रहा है। और पूरा खतरा ये है कि भाई कोई किसी तरह का एयर इंकर्जन बेलारूस की तरफ से ना हो, जहां पर इस वक्त रूस और बेलारूस की सेना जो है वो युद्धाभ्यास कर रही हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? रफाल की कैपेबिलिटीज़ के बारे में तो हम जानते ही हैं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि रफाल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका तो लोहा सारी दुनिया मान ही चुकी है। तो रफाल को जो तैनात किया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझना चाह रहा हूँ, वो मेन चीज़ जो है वो ये है कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज लूजिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। मतलब सिचुएशन पे से जो उनका कंट्रोल था वो खत्म होता जा रहा है। वो जितना इसको कंटेन करने की, इसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फैलता जा रहा है। देखिए, कोशिश छोटा करने की कोशिश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन जो इसका दायरा बढ़ा रहे हैं उसका फायदा जो मिल रहा है वो पुतिन को मिल रहा है। अब पुतिन जिस तरह से अपना दायरा बढ़ा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने बातचीत की शर्तों को कहा है कि भाई, ज़ेलेंस्की से कहा है कि हम जो है वो अब कहीं और बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मॉस्को में। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि हम मॉस्को जाने का सवाल ही नहीं उठता, आपको कीव आना पड़ेगा। अब जो पूरी टक्कर जो है वो यूक्रेन और रूस की हो रही है। और इसमें ट्रंप की जो गैर मौजूदगी है, जिस तरह जब लग रहा है कि ट्रंप जो है वो अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, खासकर यूक्रेन को बचाने में, तब यूरोप के 3 देश, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों को आगे आना पड़ रहा है। और तीनों को अब यूक्रेन का मेन हथियार सप्लायर माना जा रहा है। और यूक्रेन में आगे फौज अगर तैनात करने की बात है तो यही तीनों देश हैं जिन्होंने कहा है कि यूक्रेन में 10,000 नेटो सैनिक तैनात किए जाएंगे। अब अगर ये इतने सैनिक तैनात किए जाते हैं तो सीधा सीधा पुतिन को चैलेंज है। और पुतिन जो है वो पहले ही इस युद्ध को, जो सबसे बड़ी वजह है इस युद्ध की, वो नेटो का एक्सपेंशन को बता चुके हैं। उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि नेटो की जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे करीब आ रही हैं, जिससे हमें खतरा फील होता है, इसीलिए हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुतिन ने ये जो पूरा उनका एजेंडा है ये इसी पर बेस्ड रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये कि जैसे जैसे पुतिन इससे दूर होते जा रहे हैं, जो आपने जिक्र किया कि 3 यूरोपियन लीडर्स जो हैं उनका किरदार जो है वो बढ़ता जा रहा है। कीथ स्टारमर है ब्रिटेन के, मैक्रों हैं फ्रांस के, और फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मनी के। इन तीनों का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा एक और रोल जो है वो डोनाल्ड टस्क का है, जो पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो अग्रेसिव तरीका है वो भी बहुत ज्यादा इस लड़ाई को और भड़काने की में कदम बढ़ा रहा है। पोलैंड के सामने स्थिति बन रही है करो या मरो। और वो इसलिए बन रही है क्योंकि बेलारूस में पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जो है ऐसे अड्डे बनाए जा रहे हैं, ऐसे गोदाम बनाए जा रहे हैं जहां पर रूस की मिसाइल रखी जाएंगी। और ये ऐसी मिसाइल हैं जो इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल हैं, मतलब कि ये मिसाइल आईसीबीएम की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी मिसाइल हैं जो यूरोप के इलाकों में अटैक करेंगी। और इससे जो है ट्रंप को तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया,
ये जो है पहले जद में आएंगे, मतलब पहले पोलैंड फिर ये देश। अगर ये मिसाइल वहां पे रखी जाती है तो एक तरह से तकनीकी तौर पे ये रूस पर जवाबी अटैक भी कोई नहीं कर पाएगा। अगर बेलारूस से कोई अटैक होता है तो इन देशों के पास ये कहने को नहीं होगा कि रूस ने हम पर अटैक किया है, ये अटैक तो बेलारूस से हुआ है। तो यहां पर इनके सामने तकनीकी दिक्कत पेश आएगी कि रूस को ये जवाबी हमला रूस पर जवाबी हमला नहीं किया जा सकेगा। और दूसरा जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आप जो रूस की वॉर मशीनरी है उसका मुकाबला आखिर कब तक कर पाएंगे। अगर अमेरिका ने, जैसे आप हमको लगने लगा है, जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अमेरिका एक तरह से विड्रॉ कर रहा है अपने आप को, इस जंग से अपने आप को दूर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो अगर अमेरिका अपने आप को विड्रॉ करता है तो यूरोप रूस की वॉर मशीनरी के सामने बहुत दिन नहीं टिक पाएगा। देखिए, जब से ये रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है, पुतिन ने रूस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया। हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने फैक्ट्रीज का मेन एम बना दिया, अपनी पूरी इंडस्ट्री को इस काम में झोंक दिया कि वो ड्रोन्स बनाएं, वो हथियार बनाएं, वो बम बनाएं, वो हवाई जहाज बनाएं। मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने हथियार मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दिया। दूसरी तरफ यूरोप वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरोप जो है इस वक्त फाइनेंशियली भी वीक है। दूसरी चीज, जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है यूरोप में, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो यूरोप कंपीट नहीं कर सकता रशिया से बिना अमेरिका के सपोर्ट के। लेकिन अमेरिका अगर सपोर्ट विड्रॉ करता है तो ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से कह रहे हैं कि हमारा युद्ध नहीं है, ये युद्ध तो बाइडन का है। तो उन्होंने तो इस युद्ध को एक तरह से लड़ने से वैसे ही इनकार कर दिया एक तरह से कि हम इसमें शामिल नहीं है। बाइडन ने शुरू किया था और ये बहुत ही गलत फैसला था। अब इसकी वजह से यूरोप के सामने ये बड़ी उलझन है कि आगे इस युद्ध को कैसे सस्टेन करे, क्योंकि जो यूक्रेन है, जेलेंस्की है, उन्होंने कहा है कि हम 40% हथियार बना रहे हैं अपने, तो बाकी के 60% हथियार तो उनको मिल रहे हैं कहां से, या फिर यूरोप से या फिर अमेरिका से, लेकिन कब तक मिलेंगे। अब दूसरी तरफ एससीओ की बैठक में जिस तरह पुतिन को मदद मिली है, हम कहें कि उत्तर कोरिया से और चीन से मॉरल सपोर्ट मिली है, उसके बाद पुतिन ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। और एससीओ की मीटिंग के बाद पुतिन ने जिस तरह से अपने युद्ध का दायरा खासकर यूक्रेन में बढ़ाया है, कई ऐसे शहर हैं जिन पर हमले हुए हैं जो पहली बार हमले हुए हैं। और कीव में तो उस बिल्डिंग पे हमला हुआ जहां पर जेलेंस्की कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि यूक्रेन के युद्ध का जो स्टेज जो है वो किस स्टेज पे चल रहा है। और पुतिन जिस दिन चाहे, जिस वक्त चाहे, अगर वो फैसला लेते हैं, हालांकि इसके रिपरकशन बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वो चाहे तो यूक्रेन की लीडरशिप को डिकैपिटेट कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, जेलेंस्की को जब चाहे मार सकते हैं, वो इतनी कुव्वत रखते हैं। लेकिन इसके रिपरकशन, जैसे मुर्तज़ा ने कहा, वो बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। इसीलिए पुतिन उस तरह का कदम उठा नहीं रहे हैं। लेकिन लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। अब ये जो पूरा जो फेज बन के निकल के सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हो ये रहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ यूरोप के लीडर्स हैं, जेलेंस्की तीसरी तरफ हैं, और इस सारे घालमेल के बीच रशिया अपने मिशन पे लगा हुआ है। लगातार रशियन फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाले चंद दिन जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक तरफ मीटिंग दोहा में चल रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर ये जो जंग पूरी दुनिया में फैलती दिखाई दे रही है, ये थमेगी या इसी तरह से जारी रहेगी, इनफैक्ट और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी।